हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर अरावली पर्वतमाला। अपन ने पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के दोनों भाग या तीनों भाग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 वीडियो पड़ी है। उसमें अपन ने अर्ध शुष्क मरुस्थल के प्रदेश बताए हैं, उसके 4 बेसिन बताए हैं। और पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें भी बताया कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये सारे टॉपिक अपन ने 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा अरावली पर्वतमाला। ये पार्ट 4 है। ये अपने चैनल का नाम है और इनसे 2 क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की माला। इसका विस्तार है मरुस्थल और मैदान के बीच में इसका विस्तार है, यानी पश्चिम में मरुस्थल पड़ जाता है और पूर्व में मैदान पड़ जाते हैं। उनके बीचों बीच अरावली पर्वतमाला स्थित है। ये रही अरावली पर्वतमाला की स्थिति और विस्तार। अगर अपन सापेक्ष स्थिति की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और निरपेक्ष स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 20 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर में बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आइए अपन ये भी मैप के द्वारा समझ लेते हैं। देखो ये रहा, जो ये वाला हिस्सा है ये हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला। ये रही, ये अगर अपने राजस्थान से बीचों बीच अगर अपन लाइन खींचेंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है अरावली पर्वतमाला। तो जो अरावली पर्वतमाला का ये वाला भाग आता है, ये आता है खेतड़ी झुंझुनू में, और ये आता है बयाना भरतपुर के अंदर। इधर वाला भाग आता है बाड़मेर सिवाना के अंदर, और ये वाला भाग आता है कालंजिरा की पहाड़ी बांसवाड़ा। ये तो अपन ने देख लिया सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में। अगर अपन निरपेक्ष स्थिति के संदर्भ में ज्ञात करें या बात करें तो ये हो जाएगा 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये वाली रेखा 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब अगर अपन ये वाले हिस्से की बात करते हैं, ये वाले हिस्से की, जो ये वाला हिस्सा है अरावली पर्वतमाला का, जो ये वाला हिस्सा है ये अपना आ जाएगा 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतर में हो गया 78 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। और फिर ये वाला जो पॉइंट है अपना उत्तरी छोर है, ये वाला ये हो जाएगा अपना, ये वाला पॉइंट हो जाता है 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये वाला। और जो चौथा पॉइंट बच गया अपना, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपन ने इसकी सापेक्ष और निरपेक्ष स्थिति देख ली है। ये अपनी अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के। इधर आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और इधर आ जाएगा अपना पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है। अब अपन इनसे बात करते हैं विस्तार की। तो इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, तो एक तो आ जाएगा ऊपर से अगर अपन बात करें तो दिल्ली में भी इनका विस्तार है, रायसीना की पहाड़ी जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। हरियाणा में भी बिल्कुल है, हरियाणा में इसको धौंसी की पहाड़ी या धौंसी का पहाड़ बोलते हैं। और राजस्थान में तो है ही, अपने को पता ही है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है बीचों बीच, और एक हो जाएगा गुजरात के अंदर। ये हो गया इसका विस्तार। राज्यों के हिसाब से बात करें तो अपन कि दिल्ली में विस्तार है इसका, हरियाणा में विस्तार है, राजस्थान में विस्तार है और गुजरात में विस्तार है। ठीक है। अगर अपन अब बात करें, सबसे पहले तो बनाते हैं अपन एक मैप बनाते हैं। ये कुछ अपन ने ऐसे इंडिया का मैप बनाया है। ठीक है, ये अपन ने कुछ ऐसे इंडिया का मैप बनाया है यहाँ से यहाँ तक। तो अभी यहाँ पे देखते हैं अपन, जो ये तो हिस्सा आ गया थोड़ा सा राजस्थान। ठीक है, ये आ गया राजस्थान, लिख देता हूँ मैं। और ये आ गया भाई गुजरात,
यहाँ पे जी लिख देता हूँ गुजरात, और ये आ गया हरियाणा, यहाँ पे अपन एच लिख देते हैं, और ये यहाँ पे कहीं पे आ गया दिल्ली, यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक है, अब अरावली पर्वतमाला यहाँ से फैली हुई है, यहाँ से जो लक्षद्वीप वाला हिस्सा है ना, वहां से ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे है अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक। तो जिसका आखिरी बिंदु है वो तो होता है रायसीना की पहाड़ी। भारत में आखिरी बिंदु रायसीना की पहाड़ी, जो दिल्ली में स्थित है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना की पहाड़ी के ऊपर। राजस्थान में होता है खेतड़ी, जो झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आता है, ये आता है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही में स्थित है। और ये वाला है पालनपुर, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब अपन बात करें, ये वाला हिस्सा आता है अरब सागर। यहाँ पे अरब सागर है, ये है यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप। अब अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है, लेकिन अरावली अरब सागर के अंदर से निकली है, अरावली का गर्भगृह। अरावली का गर्भगृह किसको बोला जाता है? अरब सागर को, ये अपने को याद रखनी है। ठीक है, जब अपन ने इतना सब लिखा है वो अपन एक बार लिख और ले लेते हैं मोटे मोटे में। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं अरावली का गर्भगृह। दूसरा अपन लिखते हैं भारत में अरावली का प्रवेश। भारत में अरावली का प्रवेश कहाँ से होता है? तीसरा लिखते हैं कि राजस्थान में अरावली का प्रवेश, राजस्थान में अरावली का प्रवेश कहाँ से होता है। चौथा लिखते हैं कि भारत में अरावली का अंतिम बिंदु कौन सा है? भारत में अरावली का अंतिम बिंदु। ठीक है, पांचवा पॉइंट अपन लिखते हैं कि राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु, राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु। और छठा लिखते हैं कि हरियाणा में अरावली का नाम, ये किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में अरावली को बोला जाता है, हरियाणा में अरावली को बोला जाता है। तो अरावली का गर्भगृह आता है अरब सागर, अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अरावली का गर्भगृह, भारत में अरावली का प्रवेश होता है पालनपुर से, जो गुजरात के अंदर स्थित है। राजस्थान में अरावली का प्रवेश होता है सिरोही जिले से, जो खेड़ ब्रह्मा नामक जगह से स्थित है। भारत में अरावली का अंतिम बिंदु आता है राष्ट्रपति भवन, याद रहेगा, राष्ट्रपति भवन जो राजसेना की पहाड़ी है। ठीक है, राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु आएगा खेतड़ी, खेतड़ी या सिंगाना, तो झुंझुनू के अंदर स्थित है। और हरियाणा में अरावली को बोला जाता है धौसी की पहाड़ी या धौसी का पहाड़, धौसी की पहाड़ी। और इस धौसी की पहाड़ी की औसत ऊंचाई है हरियाणा के अंदर, औसत ऊंचाई अपन बोल देते हैं 740 मीटर। ये है सिर्फ हरियाणा के अंदर। ठीक है, अब अपन अगर बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई
अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान में कुल लंबाई, ये तो कुल लंबाई हो गई गुजरात से लेकर दिल्ली तक, और राजस्थान में कुल लंबाई हो जाएगी, तो राजस्थान की कुल लंबाई हो जाएगी 550 किलोमीटर, जो पूरी अरावली का 80% भाग राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है। और बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल, यानी राजस्थान के कितने भाग पर अरावली स्थित है। राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल तो हर जगह अलग अलग है, कहीं पे 9% दिया हुआ है, कहीं पे 9.1% दिया हुआ है, और कहीं पे 9.3% दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको एग्जाम में जो भी मिल जाए वहां पे आपको टिक कर देना है। अभी अगर अपन बात करें, कि यहाँ पे जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है, तो जनसंख्या निवास तो ये करती है 10%, यानी पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। पूरे राजस्थान की 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। राजस्थान में अरावली कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो पूरे अरावली का 80% भाग राजस्थान में ही स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई होगी 692 किलोमीटर। ठीक है। ये तो होगी अरावली के बारे में मोटी मोटी बातें। अब इसके उपनाम लिख लेते हैं अपन कि अरावली के उपनाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अरावली पर्वतमाला के उपनाम। अरावली पर्वतमाला के उपनाम। अरावली पर्वतमाला के कौन कौन से उपनाम हैं, तो जो अलग अलग अपने पुराण हैं या किसी ने किताबें लिखी है उन सब में इसके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विष्णु पुराण। जो विष्णु पुराण ग्रंथ है उसमें अरावली को क्या बोला गया है। विष्णु पुराण में इसको बोला गया है परिपत्र। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अरावली को बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को बोला है हिंदू ओलंपस। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि हिंदू ओलंपस अरावली को किसने बोला था, उसका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। अब अगर अपन बात करें अबुल फजल, यहाँ पे अपन बात करते हैं अबुल फजल ने अरावली को बोला है ऊंट की गर्दन के समान आकृति इसकी, ऊंट की गर्दन के समान। ठीक है। कुछ 2-3 और नाम लिख लेते हैं अपन। सिरोही में अरावली पर्वतमाला को बोला जाता है आबू गुलाब। माउंट आबू सिरोही में ही है ना, तो आबू गुलाब। और बूंदी में हो जाएगा आडावल। और फिर अपन लिखते हैं यहाँ पे उदयपुर में हो जाएगा अडवटा। ये हो गए अरावली के उपनाम। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति तो इसके लिखेंगे कि आद्य महाकल्प के द्वितीयक युग, आद्य महाकल्प के द्वितीयक युग के प्री कैम्बियन काल में हुई है। प्री कैम्बियन काल में। और जो ये प्री कैम्बियन काल है ना, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, पुटअप किया जाता है कि अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्री कैम्बियन, तो आपको टिक कर देना है और आपके 2 नंबर आपके खाते में ऐड हो जाएंगे।
ठीक है। और बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला देहली समूह की पर्वतमाला का, देहली समूह की पर्वतमाला का अवशिष्ट रूप है, अवशिष्ट रूप है। और अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो आपको बताना है कि अवशिष्ट पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है। तो ये देहली समूह कहाँ पे है, देहली समूह, देहली समूह हो जाता है टोंक व सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये तो हो जाएगा टोंक और सवाई माधोपुर में। अब अपन बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई, पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में मिलती है। अपने को एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में। अब अपन लिखेंगे न्यूनतम चौड़ाई, अरावली पर्वतमाला की न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई अपने को मिलेगी अजमेर के अंदर, न्यूनतम चौड़ाई अजमेर के अंदर। अब अपन लिखते हैं कि सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है। भाई सर्वाधिक चौड़ाई भी तो होगी ना, कहीं से कहीं तक, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, अरे क्या हो गया, हाँ, कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हो जाएगा राजसमंद से बांसवाड़ा तक, ये हो जाएगा राजसमंद से बांसवाड़ा तक है। ठीक है, ये हो जाएगा राजसमंद से बांसवाड़ा तक। अब अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगी राजसमंद से सिरोही तक, राजसमंद से सिरोही तक। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में है, न्यूनतम चौड़ाई अजमेर में अंदर है, और सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा राजसमंद से बांसवाड़ा तक। और सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, राजसमंद से सिरोही तक। ये चीज़ें अपने को याद हो गई। ठीक है, अब चलते हैं कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। अब अपन लिखेंगे कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। तो उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई थी, उत्पत्ति के समय जब अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी, यानी इसका जब उदय काल था, तब इसकी थी 2800 मीटर ऊंचाई थी। अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई बची है सिर्फ 930 मीटर, वर्तमान में 930 मीटर। और ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, ये अपने को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। अब अपन बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला के भाग, अरावली पर्वतमाला के भाग।
अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, 3 भागों में विभाजित है ये। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? तो पहला हो गया उत्तरी भाग, दूसरा हो गया मध्य भाग और तीसरा हो गया दक्षिणी भाग। ये हो गए इसके 3 भाग। ठीक है, विस्तार के जिले देखते हैं कि अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों में। तो यहाँ पे विस्तार लिख लेते हैं अपन, और यहाँ पे अपन जिले लिखेंगे कौन कौन से जिले में अरावली का विस्तार है। तो ये हो जाएगा झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में तो है ही अरावली, पहला जिला हो गया। दूसरा जिला लिखेंगे सीकर, तीसरा लिखेंगे अलवर में भी अरावली पर्वतमाला है, चौथा लिखेंगे जयपुर में भी अरावली पर्वतमाला है, आप सबको पता होगा। पांचवा नागौर, छठा जिला अपन लिखते हैं अजमेर, और सातवां जिला लिखेंगे यहाँ पे दौसा, आठवां लिखते हैं पाली, नौवां लिखते हैं राजसमंद। ठीक है, 10वां लिखते हैं सिरोही, जहाँ पे माउंट आबू स्थित है, सर्वोच्च चोटी अरावली की। 11वें पे लिखेंगे उदयपुर, जहाँ पे सर्वाधिक चौड़ी है, और 12वां लिखते हैं जालोर में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 12 जिलों में अरावली का विस्तार है, ये अपने को याद रखने हैं, टोटल 12 जिलों में। और ठीक है, ये हो गई अरावली का विस्तार, हो गया कि कौन कौन से जिलों के अंदर अरावली का विस्तार है। अब इसके कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक डालते हैं कि अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं, जहाँ से एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ, और उस चीज पे मैं जोर भी दे रहा हूँ, अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। तो पहली विशेषता लिख लेते हैं कि यहाँ पर इंसेप्टिसोल, यहाँ पर इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा, इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। अब ये इंसेप्टिसोल मृदा क्या होती है? इंसेप्टिसोल होता है, इसका मतलब होता है कि पर्वतीय लाल मृदा, पर्वतीय लाल मृदा। अब पर्वत है तो पर्वतीय लाल मृदा ही मिलेगी इंसेप्टिसोल। अब इसके बारे में लिखते हैं कि यह मृदा, ये वाली जो मृदा है, ये मृदा पाई जाती है, लिख लेते हैं कि ये मृदा पाई जाती है सिरोही, पाली, राजसमंद व उदयपुर में। ठीक है, कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। इंसेप्टिसोल का मतलब होता है पर्वतीय लाल मृदा, और ये कौन कौन से जिलों में मिलती है? सिरोही में मिलती है, पाली, राजसमंद और उदयपुर के अंदर इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और लिखेंगे कि यह पर्वतमाला आदिवासी जनजातियों की, आदिवासियों की शरणा स्थली मानी जाती है, शरणा स्थली है। यानी राजस्थान की जितनी भी आदिवासी जनजातियां रहती हैं, वो सब अरावली पर्वतमाला पे ही निवास करती हैं। तीसरा अपन लिखते हैं कि अरावली पर्वतमाला भारत की महान जल विभाजन का कार्य करती है। लिखेंगे कि अरावली पर्वतमाला भारत की महान जल विभाजक पर्वतमाला है, महान जल विभाजक पर्वतमाला है। ठीक है, चौथा पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे
राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। कि राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। ये भी अपने को याद रखनी है, ये सारे पॉइंट अपने को याद रखने हैं। कोई से भी पॉइंट से उठा के एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चंस। अगर आपने याद नहीं किए तो आपको 2 नंबर का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे 5वां पॉइंट अपन लिखते हैं अरावली पर्वतमाला के समांतर। यहाँ पे लिखते हैं अरावली पर्वतमाला के समांतर, अरावली पर्वतमाला के समांतर पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी दिशा में 50 सेमी समवर्षा रेखा है। 50 सेमी समवर्षा रेखा है। 50 सेमी समवर्षा रेखा है। ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर या 500 mm। ये अपनी अरावली हो गई, ये राजस्थान में अरावली हो गई। और इस तरफ समांतर, इस तरफ ये वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये मैंने आपको 2-3 बार पढ़ा दी है। ठीक है, नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं कि यह पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। यह पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। असमान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं। ये पॉइंट था अपना छठा पॉइंट था, ये छठा पॉइंट था। अब अपन 7वां पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 व 08 अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। जैसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा समानांतर थी, ऐसे ही ये भी समानांतर। 8वां पॉइंट अपन इसके बारे में अगर लिखें तो ये हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र यानी कम आर्द्र प्रकार की, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, 9वां पॉइंट अगर अपन बात करें, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। 9वां पॉइंट हो जाएगा अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, तो वहां पे अपन लिख देंगे गोंडवाना लैंड का अवशेष। 10वां पॉइंट की अगर अपन बात करें, 10वां पॉइंट लिखिए, अरावली पर्वतमाला से अनेक नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला से अनेक नदियों का उद्गम होता है। अनेक नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदी निकलती हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो आयड़ नदी निकलती है, ऐसे ही। फिर ये नदियों वाला टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। आयड़ निकलती है, लूनी निकलती है, कोठारी भी निकलती है, साबरमती नदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद बनास नदी यहाँ से निकलती है, सुकड़ी नदी यहाँ से निकलती है,
खारी नदी यहाँ से निकलती है, खारी नदी भी अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। जो मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए हैं ना, ये सब अरावली पर्वतमाला के ही विशेषताएं मान लो आप, या फैक्ट मान लो। एग्जाम में इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। आप देख लेना एग्जाम में इन 10 पॉइंटों से एक नए क्वेश्चंस तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखते होंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं 11वें पॉइंट की। 11वें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा कि अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली, अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि का नाम। अरावली में कौन सी कृषि की जाती है? उसका नाम होता है स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें 12वीं को, तो ये हो जाएगा अरावली पर्वतमाला की तुलना तीन चीजों से की गई है। तीन चीजों से की गई है। ठीक है, तीन चीजों से की गई है। तो पहली चीज तो हो गई पर्वत की, पर्वत। कौन से पर्वत से इसकी तुलना की गई है? तो उस पर्वत का नाम हो जाएगा अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई है अरावली पर्वतमाला की, अपलेशियन पर्वत, और ये पर्वत अमेरिका में है। दूसरी चीज हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा अंक, ये हो जाएगा कर्ण व्रत। इसको आप याद करो ना करो कोई मतलब नहीं है, कभी पूछा तो गया है नहीं एग्जाम के अंदर, मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। वाद्य यंत्र, इससे आपको जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये अपने को याद रखना है कि तीसरी चीज है वाद्य यंत्र से इसकी तुलना की गई है। और कौन से वाद्य यंत्र से? तंदूरा, तंदूरा या फिर तानपुरा से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। पहली तुलना अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका का भाग है, दूसरा कर्णव्रत से, ये मुझे कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं। और तीसरा हो जाएगा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र यानी तंदूरा या तानपुरा से इसकी तुलना की गई है। अब अपन बात करते हैं कि स्थानांतरण कृषि की अपन ने बात की थी, तो स्थानांतरण कृषि के बारे में कुछ पॉइंट अपन लिख लेते हैं। क्या होती है वो, कैसे करते हैं, या लोग कौन लोग उसको करते हैं और कहाँ पे होती है। स्थानांतरण कृषि की अपन बात कर लेते हैं जो अरावली का ही भाग है। तो ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, और इसको कौन करते हैं? आदिवासी लोग करते हैं स्थानांतरण कृषि को, आदिवासी लोग करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं? वो करते हैं कि जो वनों होते हैं ना, वनों को काट कर और जो उनके अवशेष बनते हैं उनको जला के जमीन साफ करके फिर वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, काट कर या जलाकर। फिर 2-3 बार वहां पे कृषि की, फिर वो जमीन अनउपजाऊ हो जाती है, फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर नई जगह वन जाके काट देते हैं, जला देते हैं, फिर वहां पे वो लोग कृषि करते हैं। ये होती है स्थानांतरण कृषि, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर की जाने वाली कृषि। और कैसे करते हैं? ये करते हैं कि बिना यंत्रों, कोई भी यंत्र यूज नहीं करते अपन, तो ट्रैक्टर यूज करते हैं, हल चलाते हैं, कल्टीवेटर यूज करते हैं। ये बिना यंत्रों व बिना उर्वरकों के, अपन तो उर्वरकों के बिना खेती करते नहीं है। यूरिया चाहिए होता है अपने को, तो डीएपी चाहिए होता है, लेकिन ये बिना यंत्रों और बिना उर्वरकों के करते हैं। ठीक है, और मक्का की खेती होती है। मक्का की खेती की होती है क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय लाल मृदा पाई जाती है जो इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा है। ठीक है, और पर्वतीय लाल मृदा क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली में पत्थर है, तो उन पत्थरों के रगड़ से जो मृदा बनती है वो पर्वतीय लाल मृदा बनती है, इसलिए यहाँ पे मक्का की खेती की जाती है जो लाल मृदा में अच्छी फसल आती है मक्का की। ठीक है, तो ये हो जाएगा मक्का की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा
कि भाई 1 से 3 वर्ष तक ही एक जगह पे खेती करते हैं, यानी 1 से 3 वर्ष तक करते हैं। जैसे ये अपने अरावली पर्वतमाला हो गई है ऐसे, और यहाँ पे पेड़ है तो इन्होंने ये वाले पेड़ काटे, जलाया, साफ की इस जगह को, और यहाँ पे 1 से 3 साल तक इन्होंने खेती की। अब जैसे ही ये खेती या ये जगह अनउपजाऊ हो जाती है ना, फिर ये दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह जाके भी ऐसे ही काटेंगे, दूसरी जगह गए, फिर यहाँ पे जंगलों को काटा, फिर यहाँ पे खेती की, फिर 3 साल बाद इसको छोड़ देंगे, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, ऐसे करते हैं ये। ठीक है। और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इस खेती पर रोक लगा रखी है। क्यों रोक लगा रखी? भाई देखो, सबसे पहले इन्होंने यहाँ के पेड़ काटे, यहाँ पे 3 साल खेती की, छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर ये जगह छोड़ के नई जगह पे गए, नई जगह पे जाके इन्होंने वापस से पेड़ काटे, तो जो यहाँ पे पेड़ थे वो जंगलों का तो नुकसान ही हो गया ना। अब ये वापस से पता नहीं कब पेड़ लगेंगे, या फिर कोई आदमी यहाँ पे जाके पेड़ लगाएगा या गवर्नमेंट जाके पेड़ लगाए, तब वहाँ जाके वापस से 10-15 सालों में यहाँ पे हरियाली होगी ना। इससे अपने जो वातावरण है या जो वन है उनका इससे नुकसान होता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। अब इसके उपनाम और देख लेते हैं कि भाई इसको किस किस नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम हो जाएंगे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ये हो जाएगा स्लैश व बर्न फार्मिंग भी बोलते हैं, फार्मिंग। बर्न फार्मिंग होगा जलाकर, स्लैश यानी काटना, यानी स्लैश और बर्न फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, तो ये अपन आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई अरावली की विशेषताएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेस, इसको आप ज्वाइन भी कर लीजिए। यहाँ पे PDF भी मिलेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको यूट्यूब से नहीं आता है तो यहाँ से भी मिल जाएगा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।